वो चेक होगा। जी तो जी। ज्यादातर लोग उसमें छट गए थे। लेकिन इस बार चेंज कर दिया उन्होंने, इस बार एग्रीगेट कर दिया कि आप 30 वही रीजनल लैंग्वेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश तीनों मिला के 30 में से अगर आप 12 नंबर टोटल लाल अगर आप पा जा रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे उसमें। फिर आपका जो डोमेन नॉलेज वाला पार्ट हो चेक होगा। जी। आप सभी को दोस्तों आज आपके समक्ष जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है गौरव आर्यन, इसमें टीचिंग से जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं वो आप सबको मिलती रही। काफी सारी हमने आरआई से जुड़ी, अलग अलग टीचर एजुकेशन से जुड़े डीयू बीएचयू और जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी टीचर एजुकेशन से जुड़े कोर्स हैं, उनके बारे में आपको बताया। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमारी टीचिंग वैकेंसीज होती हैं लाइक केवीएस एनवीएस एमआरएस सेंट्रल स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो अलग अलग लोग आरआई से रिलेटेड कहीं सिलेक्ट हैं, कहीं वर्किंग है, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो सीरीज में आपके साथ लाऊंगा। तो उसी श्रृंखला में हमारे साथ श्रवण भैया जुड़े हुए हैं, जो अभी वर्तमान में ईएमआरएस में टीजीटी इंग्लिश के पद पर कार्यरत है। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद गौरव। जी भैया, सबसे पहले मैं आपसे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब अपना व्यक्तिगत परिचय जो आप अपने शब्दों में देना चाहें वो सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया का कुछ व्यक्तिगत विवरण क्या है। जी भैया। मेरा नाम श्रवण कुमार पांडे है। मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से बीए बीएड इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोग्राम किया था। और हमने 3 महीने केंद्रीय विद्यालय बस्ती में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर टीजीटी इंग्लिश पद पे भी कार्य किया है। उसके बाद हमारे की वैकेंसी आई थी। अभी वर्तमान समय में मैं गुजरात के महिसागर डिस्ट्रिक्ट में हमारे संतरामपुर में टीजीटी इंग्लिश के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जी धन्यवाद भैया। तो जैसा कि आपने देखा, स्कूलिंग स्कूलिंग भी आपकी कहाँ से रही है? स्कूलिंग हमारी हमारे गांव में स्कूल है लिटिल फ्लावर हाई स्कूल करवारी, वहां से अच्छा, हमने स्टेट यूकेजी अपना। से लेकर 10 तक की पढ़ाई वहां से की थी। जी जी। और फिर जी जी। यूपी बोर्ड में हुआ था। जी जी। यूपी उसके बोर्ड से था, बाद फिर आप। 11 12 हमने प्रैक्टिस विद्यापीठ बस्ती से किया। जी। ग्रेजुएशन वो एंड मास्टर्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें। जी जी। मास्टर्स तो नहीं हुआ, ग्रेजुएशन वही आर आई अजमेर से कंप्लीट किया था। बीए बीएड प्रोग्राम था हमारा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जी जी जी। यानी कि आप देख मास्टर्स अभी नहीं हो सकते। पाया है। जी, मतलब कि आपका बैच क्या रहा था भैया, 4 साल का? 2018 से 22 वाला बैच था। जी। तो आप देख सकते हैं कि 2018 से 22 4 साल का जो हमारा बीए बीएड प्रोग्राम होता है, बेसिकली ये आरआई अजमेर से इन्होंने अपना 4 साल का बीए बीएड कंप्लीट किया है। आफ्टर 12 तक की इनकी जो एजुकेशन है वो यूपी बोर्ड से हुई है। और उसके बाद जो 2023 में ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी, लगभग कितने पदों पर थी वो भर्ती हुई? एक मिनट बता दूं। जी। तो जो लास्ट मतलब एग्जैक्ट 23 23 की वैकेंसी थी उसमें ये सिलेक्ट हुए थे टीईटी इंग्लिश में। और इसमें इंग्लिश की वैकेंसी थी टोटल 671 थी। जी जी। टोटल वैकेंसी कुल 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 जो वैकेंसी थी वो आपकी थी टीचिंग वाले में, सारे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस साइंस मिला के 3311 थी। जी। टीजीटी के टीजीटी कुल में 3611 पदों पर ये वैकेंसीज थी। 3311। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, टोटल वो टीजीटी हॉस्टल वार्डन सब वगैरह मिला के 6329 पोस्ट थे। जी। तो देख सकते हैं कि कुल मिला जी। के अगर हम देखें तो मतलब काफी समय के बाद ईएमआरएस की ये वैकेंसी देखने को मिली थी, और जिसमें भैया ने अपना एक सीट अपनी पक्की करी, और वर्तमान में अभी ईएमआरएस में टीजीटी इंग्लिश के पद पर ये कार्यरत है। सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा भैया कि आरआई का क्या आपको कोई आरआई का आपको क्या लगता है, आपको क्या एडवांटेज मिला है, क्योंकि आपने 4 साल बीए बीएड वहां से किया है? क्या आपको बेनिफिट लगता है जो आपने एक्सपोजर लिया है वहां से? नहीं तो हमारा का एडवांटेज यही है कि जो एक माइंड में क्लियरिटी रहती है टीचिंग टीचिंग पोस्ट को लेके, कि जो हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर एनईपी है या जो भी टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे क्लियर रहते हैं। फिर जो हमारी इंटर्नशिप होती है उसकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इंटर्नशिप में हमने चीजें प्रैक्टिकल में की होती हैं, तो वो सब हेल्प मिलता है, उससे एग्जाम में काफी हेल्प मिलती है। जी जी जी, धन्यवाद। तो वही है कि मतलब एक करिकुलम आपको मिल जाता है, एक टीचिंग एजुकेशन पे ही बेस्ड इंस्टीट्यूशन है पूरा, और 4 साल जैसा कि काफी सारी एक्टिविटीज हमारी होती हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा अलग अलग एक्टिविटीज, चाहे हम्म। 4 4 महीने की जेएनवी की इंटर्नशिप हो या फिर वर्किंग विद कम्युनिटी, वैसे कई प्रोग्राम चलते हैं जिससे मतलब आपकी एक तैयारी भी साथ के साथ 4 साल में मुझे लगता है बहुत अच्छी लोगों की हो सकती है, अगर वो 4 साल अपना किसी एग्जाम को भी प्रिपेयर करते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, तैयारी हो सकती है। और फिर वहाँ पे एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो टैलेंट होते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी होता है, एक दूसरे से भी लोग सीखते हैं। जी जी। तो ये कुछ आरआई की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो ईएमआरएस की 2023 का रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें भैया ने किस तरीके से टीजीटी इंग्लिश के लिए वो सिलेक्ट हुए थे। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपने किस तरीके से 2023 का जो एग्जाम हुआ था, और तब तो एक ही सिंगल पेपर हुआ था, और इस साल जो वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में है, तो उसके बारे में बताइए कि वो एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या था और किस तरीके से आपने तैयारी की थी। उसमें में एक ही सिंगल पेपर था, एमसीक्यू बेस्ड था। तो हमने तो ज्यादा हमने सिलेबस डाउनलोड किया हुआ था और सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब से तमाम कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब से हमने तैयारी की थी। यूट्यूब सारा वही जो सिलेबस ठीक रहे, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करते रहे। और जो टेक्स्ट बुक ऐप होता है उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जी सर, कुछ प्रीवियस पेपर्स भी आपने सॉल्व किए थे इसके?
पहली बार एग्जाम हो रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे नहीं, वही टेक्स्ट बुक पे जो हम्म। अवेलेबल थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन डेवलप किए हुए थे, वही प्रैक्टिस करते थे। प्रीवियस पहली बार एग्जाम था तो प्रीवियस ईयर अवेलेबल ही नहीं था। जी जी जी। तो मॉक अगर देखा जाए, टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो कितना आपको लगता है कारगर है, अगर बच्चे उससे प्रैक्टिस इस बार भी करते हैं? अगर तो है उसमें एक वो आइडिया मिलता है कि एग्जाम लाइक सिचुएशन आपको मिल जाती है कि आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम में करेंगे, क्लियरिटी मिलती है चीजों का, कि एक आइडिया लगता है, एग्जैक्ट तो नहीं मिलता लेकिन एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपका सिलेबस है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, उसका एक आइडिया मिल जाता है। जी। बाकी और अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो जो भी हमारे जनरल टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली जितने जनरल टॉपिक्स हैं, वो सारे आपने अपने यूट्यूब से हम्म। तैयार किए हैं या किसी स्पेसिफिक आपने कोई बैच लिया या कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ी है? नहीं, किताब नहीं पढ़ी थी ना, बैच लिया था, सारी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, बस आपको अच्छे जो अच्छे चैनल में मिल जाए आपको तो सारा हेल्प हो जाता है, वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, बहुत बहुत सारे अवेलेबल। मतलब कि ये भैया जो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जो 5 5 10 10 हजार का बैच और किताबें दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इनके बिना भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके पास क्लियरिटी है, सिलेबस होना चाहिए आपका, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिए, सिलेबस से इधर उधर भटकना नहीं है। वैसे तो आप कंटेंट में घुसेंगे तो कंटेंट का पूरा संसार रहा है उसमें लेकिन सिलेबस जैसे लाइट हाउस होता है, वो नाव चलते समुद्र में तो लाइट हाउस होता है, वो रास्ता दिखाता है, सिलेबस उसी तरीके से आपको रास्ता का है, सिलेबस से नहीं भटकना, सिलेबस पे रहिए, अपना सिलेबस पूरा करिए, फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करिए। जी। भैया आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क चेक करिए थोड़ा सा। सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, हमारे तरफ तो ठीक है, हमारे तो 5G नेटवर्क पकड़ा हुआ है। अच्छा। नहीं। आपका नेटवर्क लो बता रहा अच्छा, मेरी तरफ से। जी, ये है, इतना हमारे तरफ पार्ट तो है मैं फुल नेटवर्क। कट कर दूंगा इतना मैं। हाँ अच्छा। हाँ, बार बार। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। जी। तो वही है कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन, मतलब थोड़ा प्रीवियस पेपर को एनालाइज करें, टेक्स्ट बुक का मॉक आप लगा सकते हैं यूट्यूब से, जो पर्टिकुलर सिलेबस है उतना ही स्पेसिफिक चीजें आप पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, और ज्यादा से ज्यादा पुराने साल के पेपर्स और मॉक लगाएं, ना कि किसी पर्टिकुलर किताब या बैच के चक्कर में पढ़ें, क्योंकि 1 2 महीने में कोई किताब या बैच सिलेक्शन दिलाएगी भी नहीं। और फिर सबका अपना इंडिविजुअल भी होता है कि किस कौन किस में कंफर्टेबल है। अब जैसे कुछ लोग होंगे जिनको बुक से नहीं कंफर्टेबल होते हैं, वो किताबों से ही कर सकते हैं, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं, आप किससे मतलब अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको अपने बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब एक फिट फॉर ऑल पैटर्न नहीं लगा सकते ना कि सबको वही नहीं कह सकते, हाँ सभी कर सकते हैं यूट्यूब से, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किसमें कंफर्टेबल, आपकी तैयारी किससे अच्छी होगी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है ये भी चीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बात कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना तरीका होता है, कोई किताब से सीखता है, हो सकता है किसी के लिए बैच भी कारगर हो, बट वही है, आप बैच को हाँ कैसे। बिल्कुल वही कह रहा हाँ हाँ। बट ये हूँ। है कि हाँ लोगों को ये भ्रम होता है कि बैच या बुक ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, जिसके पास नहीं जो अफोर्ड कर सकता बैच किताब, वो ऐसे भी पढ़ सकता है। जी आप डिसिप्लिन रहिए, आप सेल्फ स्टडी करिए और सिलेबस सिलेबस को आप एकदम सामने रखिए, सिलेबस से इधर उधर भटकी नहीं। जो सिलेबस में दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में अच्छी बात होती है, उनका सिलेबस वेल डिफाइंड होता है, उसमें कोई अस्पष्टता नहीं रहती, एकदम क्लियर कट सिलेबस होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए और जहां से भी तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता अच्छा भैया, अगर हम बात करें लेवल को लेके, जैसे 2023 का लेवल, 2023 का जो पेपर है वो मैंने भी ओवरव्यू किया था, 23 के पेपर के लेवल को आप कहाँ तक है। देखते हैं कि इसका लेवल क्या बहुत हार्ड था या मतलब मॉडरेट था? नहीं, हार्ड तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट ही था। उसमें ज्यादा दिक्कत पिछली बार क्या था कि उन्होंने जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, तीनों पार्ट था, उसमें कंपलसरी कर रखा था कि हर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, तीनों में आपको 40% मार्क लाना है, तभी आपकी जो डोमेन नॉलेज वाली पार्ट है वो चेक होगा। जी तो जी ज्यादातर लोग उसमें छट गए थे, लेकिन इस बार चेंज कर दिया उन्होंने, इस बार एग्रीगेट कर दिया कि आप 30 वही रीजनल लैंग्वेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, तीनों मिला के 30 में से अगर आप 12 नंबर टोटल ला, अगर आप पा जा रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे उसमें, फिर आपका जो डोमेन नॉलेज वाला पार्ट हो चेक होगा। जी जी। जबकि इस ये बार की बदलाव अगर उन्होंने बात इस बार करें किया तो है। इस बार 30 मार्क्स का वो लैंग्वेज है जिसमें से आपको जस्ट 12 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। हाँ, पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार आपको हर लैंग्वेज में, चाहे जनरल हिंदी हो, जनरल इंग्लिश हो या रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें आपको 4 मार्क्स लाना जरूरी था। अगर आप 4 नंबर नहीं आते आपके तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी मार्कशीट चेक नहीं होगी। इसीलिए काफी बच्चे इसमें लेकिन भी इस बार बाहर हो ऐसा गए। नहीं है, इस बार हाँ इसमें भी बाहर हुए थे। जी और जी सब्जेक्ट जो नॉलेज, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था वो ठीक था, उसका लेवल सही था, ज्यादा सरल भी नहीं था ना ज्यादा कठिन भी नहीं था, अगर आपने पढ़ाई की है, सिलेबस कवर किया है, तो आप कर सकते थे। जी जी। तो भैया आपकी जैसे जो हमारे इसमें जनरल टॉपिक्स हैं, लाइक इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, डोमेन नॉलेज आता है, आईसीटी आता है, इसके अलावा आपका पर्टिकुलर हम्म सब्जेक्ट आता है, तो ये जो चीजें हैं, कोई एक हम्म। स्पेसिफिक कोई यूट्यूब चैनल आप सजेस्ट करना चाहेंगे रेफरेंस के लिए, जो बच्चा तैयारी कर सकता है इस साल के लिए, क्योंकि 2025 में भी CBT 1 का एग्जाम 13 दिसंबर से होने वाला है, तो।
जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। जनरल हिंदी निधि मैम करके एक चैनल है उनका, कंपटीशन की तैयारी करवाती हैं, तो उनका कंटेंट काफी अच्छा था, उसमें जी जी, जनरल काफी हिंदी। क्वेश्चन मिल गए थे। जी और जनरल इंग्लिश के, हाँ निधि मैम करके हैं, वो पढ़ाती हैं, तमाम कंपटीशन की तैयारी करवाती हैं, उनके सारे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। जी जी तो जनरल हिंदी का आप अपना सिलेबस देखिए, उसमें से जो जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक आप कवर कर लीजिए। और जनरल इंग्लिश में इंग्लिश विद रानी मैम करके हैं, वो एसएससी वगैरह की तैयारी करवाती हैं, तो वो भी उनका भी अच्छा है। आप सिलेबस सारा तैयार, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है उनका, तो आपका जो भी टॉपिक है आप सिलेबस देखिए और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और आईसीटी के लिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड में शिल्पी द्विवेदी करके हैं, उन्होंने कवर करवाया था, तो हमने तो वहां से कवर किया था। और नॉलेज ऑफ आईसीटी में तो बहुत सारे चैनल थे, उसमें जो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी जहाँ से अच्छा कंटेंट मिला वहां से हमने नोट्स बना लिए थे। जी जी और रीजनिंग एबिलिटी में भी यही था। और जनरल अवेयरनेस तो हमने वही एक बार ही देखा, मतलब एग्जाम से वही एक वीक पहले जो मैराथन वगैरह यूट्यूब पे चलाते रहते हैं तमाम चैनल वाले, वहां से कवर जी। किया। एक पार्ट भैया इसमें रहता है डोमेन नॉलेज और एनईपी, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रेफरेंस देंगे आप, कोई पर्टिकुलर कहाँ से पढ़ना बेस्ट है इसके लिए? एनईपी के लिए आप, क्या? एनईपी के लिए हिमांशी सिंह का यूट्यूब चैनल है, वहां पे हिमांशी सिंह का जो सीटेट की तैयारी करवाती हैं, जी 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 हिमांशी मैम जो है वो बढ़िया उन्होंने बनाया बताया एनईपी का। शिल्पी द्विवेदी मैम भी है, उनका भी अच्छा है एनईपी के लिए, पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है हमारे इसका, हमने तो वहीं से तैयारी की थी। जी जी जी। शिल्पी मैम ने। और और जो, हाँ हाँ, उनका पूरा है। अब इस बार का तो नहीं बता सकते, हमारे टाइम पे तो उन्होंने चलाया, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ था। जी जी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा और ये भी था कि चीजें चेंज हुई हैं। खैर, इंग्लिश के लिए आपने एक नाम लिया था, क्या रिपीट करेंगे? इंग्लिश का, इंग्लिश विद रानी मैम करके यूट्यूब चैनल है, वहां से हमने कवर किया। जी, चित्राणी में। वो एसएससी वगैरह की तैयारी करवाती हैं, तो वहां पे ज्यादातर जो सिलेबस में था वो सारा मिल गया था कंटेंट वहाँ। और उनके कंटेंट अच्छे हैं, क्वालिटी कंटेंट है, बढ़िया था, क्वेश्चन मिले भी थे एग्जाम। जी। भैया अगर इस बार बात करें तो आपको पता होगा इस बार इन्होंने पेपर को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में डिवाइड कर दिया है। और सीबीटी 2 में बेसिकली आपका हम्म। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इन्होंने 40% ऑब्जेक्टिव, 60% डिस्क्रिप्टिव, और सीबीटी 1 में जितने जनरल चीजें थी वो रख दी हैं। हम्म। मतलब 130 मार्क्स का पेपर कर दिया, जिसमें 30 में से इधर 12 आपको चाहिए और 100 का आपका जनरल है। तो इधर सीबीटी 1, आप इधर अगर देखें हम तो हम्म। 13, 14 और 21 दिसंबर को होने वाला है, लगभग 30 से 35 दिन है। तो क्या आपको लगता है कि ये हम्म। 30 से 40 दिन, अगर किसी बच्चे को सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, 70,000 बच्चों में बेसिकली आना है, तो क्या वो यही चीजें पढ़ ले तो इतने में हो हम्म। जाएगा, या कुछ और इस बार उससे अलग करना पड़ेगा? नहीं, हमको तो लगता है इतना काफी है। अगर आप जितना आप सिलेबस एक बार कवर कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए और फिर उसका मॉक टेस्ट लगाइए, इतना पर्याप्त है आपके लिए। जी। और इसका क्या सीबीटी 1 की भैया ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीटी 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक आपके हिसाब से एक आइडिया कितना लेके चलें कि अगर 30 नंबर में इधर 12 तो क्वालिफाइंग है, बट 100 में से कितना टारगेट लेना एक ठीक रहेगा, जो सीबीटी 1 100 मार्क्स का हो रहा है? अब इससे तो कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, किस हिसाब से पेपर है, वो उस अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी, इसमें अब प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सीबीटी 2 के लिए पर्याप्त समय 2-3 महीने मिल जाएगा, तो उसके लिए लोगों को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सब्जेक्ट तैयार करने में लगे हुए हैं, जबकि उन्हें ये हम्म। ज्ञात नहीं कि सब्जेक्ट आएगा ही नहीं सीबीटी 1 में, तो उसके लिए पर्याप्त समय 2-3 महीने मिल जाएगा। हम्म। तो आप लोग जो अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं वो हम्म। उधर आपको समय मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी अगर हो रहा है तो हम्म। क्या आपको लगता है भैया ये पहली बार है कि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी 60% रखा है? क्या ये बच्चों के लिए चैलेंज बन सकता है कहीं ना कहीं? नहीं, हमें नहीं लगता चैलेंज है, क्योंकि अब भाई सबके लिए वही है, साथ जितने लोग अपील, सबको उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो आपकी अगर अब तैयारी है तो ठीक, आप प्रैक्टिस करिए, जो राइटिंग, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, फिर उसी हिसाब से आप करिए। अगर आपका जो सिलेबस इन्होंने दे ही रखा है, सिलेबस आप कंप्लीट करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए।
तो हालांकि अगर चैलेंज होगा सबके लिए होगा, अगर आसान होगा सबके लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और CBT 2 की जहां तक बात है, तो इन्होंने अभी तक कोई स्पेसिफिक इसका सिलेबस दिया नहीं है। तो वो CBT 1 के बाद प्रॉपर देंगे और पर्याप्त समय आपके पास रहेगा, तो आप उस टाइम पे भी कवर कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता अभी से आपको इतनी चिंता करने की जरूरत है। मेनली ये सारा कंपटीशन यहीं छट जाएगा। तो बाकी यही है हाँ कि हाँ, जितनी, ये बात तो है। हाँ, और लेवल जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रखेंगे, उसी के आसपास रहेगा। खैर ठीक है, जो भी है। ये तो हो गया रिगार्डिंग टू प्रिपरेशन, हमने भैया का फीडबैक जाना। अब थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, 2023 में भैया सिलेक्ट हुए हैं, तो अभी 2 साल इनको कार्य करते हुए हो गए हैं EMRS में एज अ TGT इंग्लिश। तो भैया आप का 2 साल अभी के हिसाब से देखें तो EMRS स्कूल का 2 साल का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर आप कुछ खास चीजें अगर शेयर करना चाहें, कैसा क्या वहाँ का लाइफस्टाइल है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, करिकुलम। इस टाइम तो अब ये रूरल एरिया में ही है, ये हमारे ज्यादातर, ये हमारे रूरल एरिया में है। हम तो लकी रहे कि हमको गुजरात में पोस्टिंग मिली है, तो गुजरात एक तरह से यहाँ पे, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, बिल्डिंग भी अच्छी बनी हुई है, स्टाफ क्वार्टर भी अच्छे हैं। तो हमारे हमारे लिए तो अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बच्चों में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जैसे जो हम्म। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं इनमें, उनके उनको चीजों को समझाने में एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं। क्योंकि थोड़े कहीं ना कहीं बच्चे वीक हैं अगर देखा जाए, क्योंकि वो ट्राइबल्स में हैं, तो फाउंडेशन उतना अच्छा नहीं रहता है कहीं ना कहीं। अब बच्चों के लिए वीक कहना सही नहीं होगा। असल में बात यह है, ज्यादातर बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, चीजें नहीं है, तो उनको उतना आइडिया नहीं है, उनका इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो ये सब हम नहीं लोग की जिम्मेदारी है कि हम सब उनको इम्पोर्टेंस समझाएं, कैसे कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सारा चीज हम ही लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, तो धीरे धीरे चीजें होंगी, फिर सुधार आएगा। जी जी। अच्छा जैसे जिनके आप। घर में एक इन्वायरमेंट होता है जी जी। पढ़ाई लिखाई का, तो उनको एक आइडिया रहता है कि कैसे क्या चीजें करनी है। अब उनका वैसा परिवेश नहीं है। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं, मतलब उनके घर में कोई पहली बार स्कूल आया है, तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे चेंज आएंगे। और कहीं ना कहीं ये स्कूल्स जो हैं वो अभी ज्यादा प्रपोज हुए हैं बाद में। अगर हम देखें, जैसे JNV का मॉडल जो है, JNV बेसिकली थे रेजिडेंशियल स्कूल है, वो भी 6 to 12 होते हैं, रहना खाना। बट JNV स्कूल और इन स्कूल्स में सबसे मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है? क्या ये उसी तरीके से, या फिर अगर इनमें कंपेयर करें? जेएनवी में सारे बच्चे चीजें, ज्यादातर चीजें सेम है, बस ये है कि उसमें सभी लोग परीक्षा देके, उसमें एक पेपर होता है, सारे लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केवल ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ही है, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं जी उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, उनको उनको सारी सुविधाएं दी जाती है। बाकी सारी चीजें वही है, सीबीएसई का करिकुलम फॉलो होता है, और रहने खाने की पूरी व्यवस्था दी गई है, यूनिफॉर्म वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है, जी। कॉपी किताब, जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं सब स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो और सारी क्या? चीजें सेम है, बस यहाँ पे एसटी के बच्चे पढ़ते हैं, एसटी कम्युनिटी के। जी जी। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल वहीं की तरह आपकी मॉर्निंग क्लास, रेमेडियल क्लास, इवनिंग क्लास, ये सारा प्रॉपर रहता होगा। हाँ, हम लोग का अभी वर्तमान समय में वही 7:40 से मॉर्निंग असेंबली होती है, और फिर 1:40 तक क्लासेस चलती हैं। फिर जी उसके बाद 3 से 4:15 हम लोग की रेमेडियल क्लासेस होती हैं। जी जी जी। उसके बाद शाम को जो है 2 घंटे के लिए सुपरविजन क्लासेस चलती है, बच्चों को हॉस्टल से एकेडमिक बिल्डिंग में ले जाते हैं, तो 2 घंटा के करीब वहीं पर अपना पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते जी 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 जी। तो यानी कि अगर देखा जाए कुल मिला के एक अच्छी, मतलब अपॉर्चुनिटी है अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो, क्या ऐसा भी कुछ है कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर देखें तो थोड़ा इन स्कूल्स में चैलेंज है, अगर हम देखें एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट से। हैं। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज तो वही है, अभी नई संस्था है, अभी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं हुआ है, तो चीजें सब नए तरीके से शुरुआत करनी है, तो चैलेंजेस तो थोड़े बहुत है ही। धीरे धीरे सही होगा, उसमें तो टाइम लगता ही है। अभी बहुत बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारे, कई कई बिल्डिंगों में दो दो स्कूल चल रहे हैं। अब जी हमारे यहाँ ये दो स्कूल चलता है, हमारे सड़ाना, हमारे संतरामपुर, एक ही बिल्डिंग में है। तो चैलेंजेस हैं, धीरे 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 चीजें सही होंगी। जी जी जी।
तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये ओवरऑल भैया का एक्सपीरियंस था कि कैसे वहाँ पे क्या क्या चीजें चलती हैं। हमने करिकुलम पे बात इसमें करी इसमें स्टूडेंट्स पे। डिपेंड करता है, जी जी। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, आप किस किस स्टेट में है वहाँ पहले ये सारी हमारे स्कूल स्टेट गवर्नमेंट रन करती थी, तो उन्होंने कैसे मैनेज किया है चीजों को। अगर जहाँ पे अच्छे से मैनेज हुआ है वहाँ पे उतने चैलेंजेस नहीं है। अब जैसे कुछ कुछ स्टेट हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं मैनेज किया हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। और बाकी जहाँ पे सारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें उपलब्ध है, वहाँ पे उतनी कठिनाई नहीं है। तो जी ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है कि किसने कितने अच्छे से मैनेज किया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ली है, चीजों को धीरे धीरे सुधार रही है। धीरे धीरे क्या, बहुत तेजी से सुधार रही है, फंड रिलीज किया हुआ है उन्होंने, काम चल रहा है। अब समय लगेगा, सही हो जाएंगी धीरे धीरे चीज। जी जी जी। तो इसमें अगर हम सर देखें सैलरी क्राइटेरिया केवीएस एनवीएस जैसा सेम रहता है या डीएचआरए का डिफरेंस आ जाता है? अगर हम देखें सैलरी या पर्क्स जो मिलते हैं, मतलब फूड एकोमोडेशन तो है ही, सैलरी की अगर बात करें तो क्या कुछ वेरिएशन है या सेम सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही रहता है? सेम है वही, बस उसमें नवोदय में क्या है कि अभी हाउस मास्टर अलाउंस जो है वो 800 रुपया देते हैं, यहाँ पे 1200 देते हैं। बस वही उतना डिफरेंस है, बाकी लगभग लगभग चीजें सेम। बाकी अगर पे स्केल देखें ज्यादा डीएचआरए तो डिफरेंस नहीं। लगभग सेम ही चीजें रहती हैं। तो हाँ बिल्कुल सेम। जिन लोगों के लिए सैलरी एक मोटिवेशन है वो जा सकते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल जा सकते हैं। बस यही है कि जैसे अब सिटी की लग्जरी नहीं है कि आप जो है कि पास में मॉल है, अब एकदम सिटी वाली लाइफ नहीं, रूरल लाइफ है। ज्यादातर स्कूल रूरल एरिया में है, तो वही उसी के हिसाब से आपको मार्केट मिलेंगी, उसी हिसाब से आपको सुविधाएं मिलेंगी। जी जी, मतलब आप अगर ये मेंटेलिटी से जा रहे हैं कि आपको एकदम पॉश वो जगहें मिल जाए, सिटी वाला माहौल एनवायरनमेंट मिल जाए, वो चीजें क्योंकि आउटर में है तो डेफिनेटली वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हम्म। लोकेशंस कहीं भी हो सकती है आपकी पोस्ट। हाँ हाँ। और इसमें भी अगर ट्रांसफर की बात करें तो हम्म। मिनिमम कितने साल आपको काम करने के बाद आपके नियर बाय ट्रांसफर मिलता है? ट्रांसफर तो 7 साल तक एक जगह पे कर सकते हैं, 7 साल तक रह सकते हैं, 7 साल बाद ही वहां पे उनकी तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जो डिपार्टमेंट हो 7 साल के बाद ही वो ट्रांसफर करेगी। बाकी जब ट्रांसफर अभी विंडो खुलेगी तो अप्लाई कर सकते हैं, लोग अप्लाई कर सकते हैं, देखिए क्या करते हैं। अच्छा, अगर खाली होता है तो अलॉट कर सकते हैं अगर आपके चांसेस हुए तो? आप जैसे किसी का स्पाउस केस है या किसी का कोई और केस है, तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। अभी विंडो ओपन नहीं हुई, एक बार विंडो ओपन होगी तो लोग अप्लाई करेंगे, देखिए क्या होता है फिर। जी जी। अच्छा, एज अ टीचर भैया उसका प्रॉपर वहाँ पे पोर्टल आप, वगैरह। जी जी, एज अ टीचर आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के उसका भी लिए वहाँ पे कुछ अलग प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं एज अ टीचर, कोई टीचर ट्रेनिंग स्किल्स? जो नेक्स्ट की तरफ से ट्रेनिंग करवाई जा रही है, अभी सारे सब्जेक्ट का नहीं हुआ है, एक जी सब्जेक्ट वाइज वो करवा रहे हैं अभी। वैसे तो स्कूल लेवल पे तो नहीं चलते हैं, अभी नेक्स्ट की तरफ से वही करवा रहे हैं। तो अभी पीजीटी का हुआ है, टीजीटी वालों का नंबर लगा, धीरे धीरे करके करवाएंगे। जी जी जी। चलिए, तो ये रहा। अभी आगे आपका कुछ और प्लान है, और कोई आपका अध्ययन और कोई तैयारी आप आगे के लिए कर रहे हैं क्या? अभी तो मास्टर्स हमारा रह गया, पहले हम ये गोल मास्टर कंप्लीट करें, उसके बाद देखेंगे। अच्छा अच्छा। और अभी तो ये भी प्रपोजल, मतलब ये भी ऑप्शन आपके पास आ गया है कि जो सर्विस टीचर्स हैं वो एमएड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ, मतलब जो भी एनसीटी ने अपनी तरफ से बोला है कि जो भी सर्विस टीचर्स हैं अगर उनके पास मिनिमम, आई थिंक अभी स्पेसिफिक तो नहीं पता है, इस साल सर्कुलर आएगा, एक तो एमएड आपका एक साल का हो जाएगा रेगुलर जो एमएड करेगा इस साल से। और दूसरी बात, जो सर्विस टीचर्स हैं उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उनके लिए जो एमएड है वो 2 साल का रहेगा, बट वो पार्ट टाइम मोड में रहेगा, जिसका नाम पार्ट टाइम एमएड करके रखा है, जो अब तक नहीं था बट इस साल 2026 से उम्मीद है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में भी एक्सपीरियंस अगर उनके पास है तो आप एमएड पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको एमएड करना है, मास्टर्स करना है, तो भी आप जॉब के साथ अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ तक कि पीएचडी भी अब तो जॉब के साथ की जा सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक हम्म। प्रोग्राम लाया है जिसके तहत जो वर्किंग टीचर्स हैं वो भी अपना शोध और पीएचडी वगैरह
कर सकते हैं जॉब के साथ। तो कहीं ना कहीं देखें, आप जॉब के साथ जाके ऐसा नहीं है सीमित हो जाते हैं कि आप सोचो रूरल एरिया एरियाज में चले गए तो आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं, अगर आप और आगे पढ़ना चाहें तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कहीं ना कहीं। अब इसमें लेकिन एक बात है, रेजिडेंशियल सेटअप जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। आप उसमें फंस के रह जाते हैं, फिर अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि केवल उसमें एकेडमिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हॉस्टल की बहुत सारी, जैसे हाउस मास्टर का रोल रहेगा, जी जी। फिर मेस में रहता है, फूड फूड वगैरह का भी उसमें रहता है कि आप जाइए उसमें चेक करना पड़ता है, सबकी ड्यूटी लगती रहती है। तो थोड़ा मुश्किल होता है अपने लिए टाइम निकालना। जो आवासीय मतलब विद्यालय होते हैं वो बहुत। मतलब वही है कि अगर आप एज अ टीचिंग में अगर आप बैकअप की तरह आ रहे हो, कि आप सोचो किसी बड़े लेवल की सिविल सर्विसेज या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत है, क्योंकि आप मुश्किल होगा मैनेज करना। हाँ, अगर ईमानदारी से काम करे तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है अपने लिए। जी जी जी, चाहे फिर जेएनवी हो या कोई भी आवासीय विद्यालय हो। और डे स्कूल्स में यही है कि आप पाँच आवाज। छह घंटे गए, पढ़ा के चले आए। हम्म तो ये। इसमें अब जैसे डे स्कूल में क्या है कि पेरेंट्स का भी रोल होता है। अब यहाँ पे टीचर 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 भी है और पेरेंट्स भी है, उसको पेरेंट्स का भी रोल प्ले करना होता है, सारी चीजें करनी होती है, काउंसलिंग करना होता है बच्चों को। बच्चे कभी कभी फेल हो जाते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो टीचर को ही सारी चीजें संभालनी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और अब ये सब चीजें टाइम कंज्यूम करती हैं, तो इसमें अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, कठिन हो जाता अगर कोई सोचे कि जॉब के साथ आप किसी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई ऑफिसर लेवल की तैयारी कर लें, तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत आपके लिए चैलेंज रहेगा। और अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच के आ रहे हो, मतलब उतना समय नहीं निकाल पाओगे आप। और इसके कंपैरिजन में, लाइक अगर आप केवीएस है। में, डीएसएसबी में या किसी स्टेट में हो जाते हैं जहां 5-6 घंटे आप पढ़ा के चले आए, तो आपके पास एक समय मिल जाता है। एक ये चीज है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। वो आपको प्रायोरिटी अपनी सेट करनी होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी अलग होती है। क्योंकि जैसे मैं ही अपनी एक बात करूं भैया, तो मैं एक। प्रायोरिटी भी है। हाँ हाँ। जी जी जी। बोलिए बोलिए जी। जी जी, कंटिन्यू करिए आप। प्रायोरिटी भी और इंटरेस्ट की बात है कि आप कैसे किस एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, किस में नहीं करना चाहते थे। इंडिविजुअल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि कौन क्या चीज पसंद करता है, कैसे काम करना चाहता है। सारे लोग एक ही चीज में नहीं सेटअप हो सकते, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि कौन किस एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है। हम्म। अच्छा, ये ऐसा भी एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अ, अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो सर्विस, अभी आपको पता ही होगा कि अगर इस अभी की बात करें तो अभी डी डी ट्रिपल एस बी में भी 5300 वैकेंसीज आई हैं टीजीटी की। और केवीएस में भी आने वाली हैं, अभी उस पर कोई अपडेट नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि लोग केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और अलग अलग स्कूल्स छोड़कर डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जॉब है हम्म और रेजिडेंशियल होता नहीं है, और सैलरी भी अच्छी होती है हम्म क्योंकि सिटी है। एक अच्छा खासा पे स्केल, एक लाइफ स्टाइल हो जाता है, क्योंकि हम्म जिंदगी भर दिल्ली में काम करना है। तो क्या कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डिजायर हम्म। है कि आप डीएसएसबी को अभी टारगेट करना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो हम अभी यहाँ पे खैर खुश हैं। हम चाहते हैं पहले अपना मास्टर कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। फिर जो भी वैकेंसी आएगी फिर पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। अब वही सेम पोस्ट पे अप्लाई करने का मतलब नहीं ना, इधर से जी जी उधर करने का। जी एक जी। बार मास्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, पीजीटी के बाद फिर तो अपना एक्सपीरियंस हो जाए, फिर तो प्रिंसिपल और आगे बहुत कुछ है, जितना आप बढ़ना चाहें आगे। चलिए। हम्म। तो ये थे हम्म। ये था हमारा आज का संवाद जो हमने भैया से किया। और उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा। हमने सारी चीजों पर बात कर ली। अगर मैं बात करूं यहाँ पे उनके आरआई एक्सपीरियंस की, किस तरीके से उन्होंने 2023 का एंट्रेंस क्लियर किया, उसके बाद किस तरीके से इस साल का एग्जाम पैटर्न के लिए आप इस साल का जो सीबीटी होने वाला है उसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, फिर हमने ईएमआरएस की जॉब प्रोफाइल, लाइफस्टाइल, इन पर बात कर ली, और कुछ जनरल चीजें पूछी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने अपना समय निकाला। धन्यवाद गुरु, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।
और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए यूजफुल होगा, और लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। लोगों को बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी रहती है। तो ऑलरेडी जो व्यक्ति सिलेक्टेड है, अगर वो बताता है चीजें, तो ज्यादा जेन्युइन और ऑथेंटिक होती हैं, बजाय कि किसी ऐसे व्यक्ति के जो कुछ भी डाल देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आज के लिए। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।